हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल स्मार्ट लर्निंग चॉइस। आज हम लोग इस वीडियो में एमिड सेमेस्टर 2 की पेपर नंबर 5 फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन दैट मीन्स शिक्षा का दर्शन का यूनिट नंबर 2 वैदिक एजुकेशन दैट मीन्स वैदिक शिक्षा को विस्तार से डिस्कस करेंगे। वैदिक कालीन शिक्षा को ही प्राचीन शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग वैदिक कालीन शिक्षा को ही प्राचीन शिक्षा या वैदिक काल की शिक्षा भी कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इसे डिटेल से जानेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे वैदिक एजुकेशनल आइडियाज, एम ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, मेथड्स ऑफ एजुकेशन, गुरु एंड गुरुकुला। दैट मीन्स वैदिक शैक्षिक विचार क्या क्या थे, शिक्षा का उद्देश्य क्या था, उसका पाठ्यक्रम क्या था, शिक्षा पद्धतियाँ क्या थी, गुरु और गुरुकुल को हम लोग अच्छे से विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं वैदिक कालीन शिक्षा, जिसे प्राचीन भारतीय शिक्षा भी कहा जाता है, का आरंभ वेदों के साथ हुआ। यह शिक्षा प्रणाली मुख्यतः गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित थी। इस समय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान, धार्मिकता और जीवन की विभिन्न पहलुओं की समझ विकसित करना था। वैदिक शिक्षा में वेद, उपनिषद, स्मृति और संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन किया जाता था। छात्र वेदों के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कठिन तप और साधना करते थे। शिक्षा का प्रमुख केंद्र आश्रम ही होता था, जहाँ छात्र गुरु के मार्गदर्शन में अध्ययन करते थे। इस समय की शिक्षा में नैतिकता, दर्शन, विज्ञान, गणित और कला जैसे विविध विषय शामिल थे। महिलाओं की शिक्षा का भी महत्व था, हालांकि यह सीमित था। वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य न केवल ज्ञानार्जन था, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और सद्भाव को भी बढ़ावा देना था। संसार के किसी भी देश में शिक्षा पद्धति का यदि हम अवलोकन करें तो हमें पता चलेगा कि उसकी शिक्षा वहाँ की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की ही प्रतीक है। यदि हम किसी देश की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और उनकी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था की अध्ययन करें तो हम उस देश की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। इस कड़ी में भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था दैट मीन्स वैदिक कालीन शिक्षा का महत्व और बढ़ जाता है। प्राचीन समय में भारत एक धर्म प्रधान देश था। छात्रों को धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाती थी तथा नैतिकता पर बल दिया जाता था। साथ ही साथ उन्हें लौकिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी, जो कि धार्मिक शिक्षा की तुलना में बहुत कम थी। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या के सूत्र का पालन करते हुए वैदिक लोग मोक्ष की प्राप्ति जीवन का एकमात्र तथा अंतिम लक्ष्य मानते थे तथा शिक्षा को इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग के साधन के रूप में देखते थे। प्राचीन समय में वैदिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र ऋषि आश्रम, गुरुकुल, तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय इत्यादि थे। अब आइए देखते हैं कि मुखर्जी के अनुसार अनादिकाल से भारत में शिक्षा स्वयं के लिए नहीं अपितु धर्म के लिए प्राप्त की जाती थी। यह मुक्ति और आत्मबोध का साधन थी और जीवन का महान लक्ष्य मुक्ति था। दैट मीन्स जीवन का जो आखिरी लक्ष्य था, अंतिम लक्ष्य था, वो क्या था? मुक्ति। अब आइए देखते हैं वैदिक शिक्षा अथवा प्राचीन शिक्षा की विशेषताएं। वैदिक काल की शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं हैं, आइए हम इसे
डिस्कस करते हैं। पहला क्या था, इसमें उपनयन संस्कार होते थे। शिक्षण की अवधि क्या थी, समय सारणी, पाठ्यक्रम, अनुशासन, शिक्षण संस्थान, शिक्षण विधि, परीक्षाएं, उपाधियां, समावर्तन संस्कार, अर्थव्यवस्था एवं शुल्क, शिक्षा का माध्यम, ब्रह्मचर्य, स्त्री शिक्षा, गुरु शिष्य संबंध, ये सभी क्या है, वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं हैं। अब इसे हम लोग एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार क्या होता है, आइए हम लोग जानेंगे। उपनयन संस्कार जो है, यह संस्कार वैदिक कालीन शिक्षा का एक महत्वपूर्ण संस्कार था। इसी संस्कार की बाद बालक की नियमित तौर पर शिक्षा प्रदान की जाती थी। उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप ले जाना। दैट मीन्स जिसमें उपनयन संस्कार में बालक को शिक्षा के लिए गुरु के समीप ले जाया जाता था। उपनयन संस्कार में विद्यार्थी को जनेऊ पहनाया जाता था। बालक सरस्वती देवी की वंदना करता था। उसके पश्चात गुरु बालक को गुरु मंत्र से दीक्षित करते थे। गुरु द्वारा दीक्षा दिए जाने के बाद बालक आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करता था। इसे विद्यार्थी का दूसरा जन्म भी कहा जाता था। उपनयन संस्कार के बाद बालक द्विज कहलाता था। उपनयन संस्कार अलग अलग वर्ग के बालकों का अलग अलग आयु में किया जाता था। किस वर्ग का कितनी आयु में किया जाता था, इसके विषय में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। मतलब कि अलग अलग वैज्ञानिक जो थे उन्होंने अलग अलग अपने अपने विचार दिए। कुछ विद्वानों के अनुसार ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार 5वें वर्ष में, क्षत्रिय बालक का 6ठे वर्ष में तथा वैश्य बालक के 8 वर्ष में किया जाता था। वहीं कुछ विद्वानों के अनुसार इन वर्गों के बालकों का उपनयन संस्कार क्रमशः 8 और 11 तथा 12 वर्ष की आयु में किया जाता था। अब आइए देखते हैं हम लोग वैदिक काल की शिक्षण अवधि क्या थी, शिक्षण की जो ड्यूरेशन होती थी वो क्या होती थी। तो आइए देखते हैं शिक्षण अवधि। किसी वर्ष का शिक्षण सत्र श्रावण मास की पूर्णिमा अर्थात अगस्त से शुरू किया जाता था तथा पौष मास की पूर्णिमा अर्थात जनवरी तक चलता था। इस प्रकार एक सत्र में लगभग 5 महीने शिक्षण कार्य चलता था। विद्यार्थी जीवन प्रायः 12 वर्ष के लिए तथा परंतु वेदों के अध्ययन के लिए अति दीर्घकाल की आवश्यकता होती थी। प्रत्येक वेद के लिए 12 वर्ष की अवधि निश्चित थी। 12, 24, 36 तथा 48 की आयु तक अध्ययन करने वाले छात्र क्रमशः स्नातक, वसु, रुद्र तथा आदित्य कहलाते थे। साहित्य तथा अर्थशास्त्र के छात्रों के अध्ययन की अवधि 10 वर्ष की थी। शिक्षण सत्र के दौरान संक्रांति, पूर्णिमा आदि पर्वों की छुट्टी भी रखी जाती थी तथा इन दिनों पर शिक्षण कार्य नहीं चलता था। जो बच्चे 12 वर्ष तक की आयु में अध्ययन करते थे उन्हें स्नातक, 24 की उम्र में वसु, 36 रुद्र तथा 48 आदित्य कहलाते थे। अब आइए देखते हैं वैदिक कालीन शिक्षा की जो समय सारणी थी वो कैसी थी, टाइम टेबल उसका कैसा था। प्राचीन समय में शिक्षण का समय प्रातः तथा सायं दैट मीन्स शाम के समय दोनों समय निश्चित किया गया था तथा दोपहर का समय खाने तथा आराम करने के लिए निश्चित किया गया था। इस संबंध में डॉक्टर अल्तेकर ने लिखा है कि प्रातः काल की धार्मिक कार्यों के उपरांत प्रातः 8 बजे से शिक्षण कार्य आरंभ हो जाता था तथा 11 बजे तक यथावत मतलब उसी टाइप से चलता रहता था। तदुपरांत
गुरु भोजन करने चले जाते थे। भोजन करने के लिए कुछ समय बाद 2 बजे पुनः शिक्षण कार्य आरंभ हो जाता था तथा सायंकाल 5 अथवा 6 बजे तक चलता रहता था। अब आइए देखते हैं वैदिक काल में जो पाठ्यक्रम, वहाँ का करिकुलम था उस टाइम का, वो किस प्रकार से था। पाठ्यक्रम जो था, प्राचीन समय में पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांटा गया था। पहला था पराविद्या, दूसरा था अपराविद्या। अब आइए देखते पराविद्या क्या होता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में छात्रों को आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी। डैट मीन्स स्पिरिचुअल वर्ल्ड की एजुकेशन दी जाती थी। वैदिक काल में जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति माना जाता था और इसकी शुरुआत छात्रों की छात्र जीवन से ही की जाती थी। उन्हें बहुत सी धार्मिक पुस्तकें पढ़ाई जाती थी, नैतिकता और पाठ पढ़ाया जाता था, सदा सत्य बोलने के लिए कहा जाता था। पराविद्या के अंतर्गत निम्नलिखित विषय को समाविष्ट किया गया था। चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद का अध्ययन, वेदांग, दर्शन, पुराण, उपनिषद, नीति शास्त्र इत्यादि पराविद्या के अंतर्गत विषयों में शामिल थे। अब है यहाँ पे आर.के. मुखर्जी ने क्या कहा है। आर.के. मुखर्जी के अनुसार प्राचीनतम वैदिक काल में जन्म से ही भारतीय साहित्य पूर्ण रूपेण धर्म से प्रभावित दिखता है। जो प्राचीन काल की वैदिक काल के जन्म से ही भारतीय साहित्य जो है वह पूर्ण रूप से धर्म से प्रभावित दिखता है। अब आइए देखते हैं अपराविद्या। अपराविद्या इस प्रकार के पाठ्यक्रम में लौकिक, सामाजिक तथा व्यवहारिक शिक्षा दी जाती थी। दैट मीन्स इस प्रकार के जो पाठ्यक्रम थे इसमें फिजिकल वर्ल्ड की एजुकेशन दी जाती थी, जैसे कि लौकिक, सामाजिक तथा व्यवहारिक शिक्षा दी जाती थी। इसके अंतर्गत निम्नलिखित विषयों का समावेश था। ज्योतिष विद्या, अंक शास्त्र, भूगर्भशास्त्र, औषधि शास्त्र, तर्कशास्त्र, रसायन शास्त्र, शल्य विद्या, दैट मीन्स इसको मेडिकल साइंस बोलते हैं, धनुर्विद्या, ललित कलाएं, स्वास्थ्य शिक्षा, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, आयुर्वेद और बीज गणित इत्यादि की शिक्षाएं शामिल थी। प्राचीन काल में अलग अलग वर्ण के शिक्षार्थी के लिए पृथक दैट मीन्स अलग अलग विषयों का अध्ययन करना आवश्यक था। उदाहरण के लिए ब्राह्मण वर्ण धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, अध्यापन, धार्मिक कार्य एवं इन कार्यों से संबंधित ज्ञान तथा क्षत्रिय वर्ण जो थे वो राजनीतिक एवं सैनिक शिक्षा प्राप्त करते थे। वैश्य वर्ण जो थे वो कृषि, व्यापार एवं गोपालन आदि की शिक्षा प्राप्त करते थे। अब आइए देखते हैं वैदिक काल में जो शिक्षा था उसका अनुशासन कैसा था। गुरुकुल में ऋषि तथा छात्र पिता पुत्र की तरह रहते थे, इसलिए छात्र आत्म अनुशासित होते थे। दंड केवल छात्रों को प्रायश्चित स्वरूप तथा अंतःकरण की शुद्धता के लिए दिया जाता था। स्व अनुशासन की प्रथा थी। छात्र गुरु के प्रति आज्ञाकारी व विनम्र होते थे। छात्र जो थे गुरु की बातों को बहुत अच्छे से मानते थे। अब आइए देखते हैं वह उस टाइम का जो शिक्षण संस्थान था वो किस टाइप से था। प्राचीन समय में शिक्षा ऋषि आश्रम तथा गुरुकुल में दी जाती थी। गुरुकुल कोलाहल से दूर किसी शांत स्थान पर जंगल में या पहाड़ों में, जितना हो सके नगरों से दूर परंतु पास, जिससे छात्रों को भिक्षाटन में समस्या न हो, स्थित होता था। शिक्षण सत्र में छात्र माता पिता से अलग गुरु के घर अर्थात गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। भोजन की व्यवस्था के लिए छात्र भिक्षाटन किया करते थे। स्वच्छ मौसम में विद्यार्थी किसी पेड़ के नीचे जमीन पर बैठकर शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरु का स्थान जमीन से थोड़ा ऊपर पत्थर की शिला पर होता था। वर्षा होने पर शिक्षण
की अस्थायी व्यवस्था भी होती थी। उस टाइम जो बच्चे थे, जो वहाँ के शिष्य थे, छात्र थे, वो भिक्षाटन करके लाते थे, यानी भिक्षा मांग के लाते थे। वो उसी भिक्षाटन से जो मिलता था, जो प्राप्त होता था, जो अन्न प्राप्त होता था, वो वहाँ के जो छात्र होते थे वो भी खाते थे, और वहाँ के जो गुरु होते थे उनके लिए भी उसी से उपयोग किया जाता था। डॉक्टर अल्तेकर ने इस संबंध में लिखा है, अच्छे मौसम में कक्षाएं पेड़ों की छाया में होती होंगी, परंतु बरसात के मौसम में किसी प्रकार की साधारण आच्छादन की व्यवस्था अवश्य होगी। अब आइए देखते हैं वैदिक काल में जो शिक्षण विधि थी, कौन कौन सी विधि से छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। लेखन शैली ज्ञात होते हुए भी वैदिक काल में शिक्षा मुख्यतः मौखिक विधि से ही दी जाती थी। छात्रों को वैदिक श्लोक रटाए जाते थे। गुरु मौखिक प्रवचन द्वारा शिक्षा प्रदान करते थे और छात्र सुनने के बाद मनन तथा चिंतन किया करते थे। शिक्षक वेदों से श्लोकों का उच्च स्वर में गायन किया करते थे तथा छात्र उनका अनुकरण किया करते थे। छात्र पाठ को कंठस्थ करता था, दैट मीन्स याद कर लेता था। अगला पाठ तब पढ़ाया जाता था जबकि पहला पाठ याद हो जाए। नेक्स्ट चैप्टर में तभी जाया जाता था जब वो फर्स्ट चैप्टर को पूरे अच्छे से याद कर ले। उस समय उच्चारण की शुद्धता पर विशेष बल दिया जाता था। कभी कभी वाद विवाद करना, कथा प्रणाली का प्रयोग करना, गृह कार्य देना आदि का प्रयोग भी किया जाता था। अब आइए देखते हैं उस समय परीक्षाएं किस प्रकार से ली जाती थी। प्राचीन काल में आज के समान शिक्षार्थी की परीक्षाएं नहीं होती थी। परीक्षाएं मौखिक रूप में प्रतिदिन होती थी। दूसरा पाठ पढ़ाने से पूर्व पढ़ाए गए पाठ की मौखिक परीक्षा ली जाती थी। गुरु प्रतिदिन शिक्षार्थियों की मौखिक परीक्षा लेता था। यह परीक्षा दैनिक कार्यों के आधार पर ही ली जाती थी। परीक्षा पास करने पर शिक्षार्थी को किसी प्रकार का प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट होता था वो नहीं दिया जाता था। योग गुरु प्रश्न उत्तरों के माध्यम से ही यह जान लेता था कि शिक्षार्थी अमुक विद्या में निपुण हो गया है, तो उसे दीक्षा देकर घर भेज दिया जाता था। अब है कि वहां पे कौन कौन सा उपाधियां दिया जाता था। तो क्या था उपाधि में क्या था। प्राचीन काल में शिक्षा का सर्व प्रमुख उद्देश्य था ज्ञानार्जन करना। इसी कारण प्राचीन समय में शिक्षार्थियों को किसी प्रकार की कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाती थी। शिक्षार्थी प्राप्त किए गए ज्ञान को आजीवन याद रखते थे तथा अपने व्यवहारिक जीवन में उसका प्रयोग भी किया करते थे। शिक्षार्थियों को समय समय पर प्रकांड पंडितों से शास्त्र भी करना पड़ता था और उनकी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता था। फिर भी एक वेद का अध्ययन करने वाले छात्रों को स्नातक, 2 वेद अध्ययन करने वाले छात्रों को वसु, 3 वेदों का अध्ययन करने वाले छात्रों को रुद्र तथा 4 वेदों का अध्ययन करने वाले छात्रों को आदित्य कहा जाता था। उस वक्त जो था, जो एक वेद का अध्ययन करते थे जो छात्र, उन छात्रों को स्नातक, 2 वेद का अध्ययन करने वालों को वसु, 3 वेद का अध्ययन करने वाले छात्रों को रुद्र तथा 4 वेद का अध्ययन करने वाले छात्रों को आदित्य कहा जाता था। अब आइए देखते हैं समावर्तन संस्कार क्या होता है। वैदिक काल में शिक्षा की समाप्ति पर समावर्तन संस्कार संपन्न किया जाता था। समावर्तन का अर्थ होता है घर लौटना। इस संस्कार में गुरु छात्रों को समावर्तन उपदेश देते थे। गुरु छात्रों को धर्म पर रहने, माता पिता की सेवा करने, सत्य बोलने आदि पर उपदेश देते थे। उसके बाद छात्र अपनी सामर्थ्य के अनुसार गुरु दक्षिणा जैसे फूल, उपहार इत्यादि देकर गुरु का आशीर्वाद लेते थे। समावर्तन संस्कार के पश्चात शिक्षार्थी गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते थे, यानी वो अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे।
अब उनका शिक्षा समाप्त हो गया, यानी कि अब वो घर जा सकते हैं अपने और अपने आगे के जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं वहाँ पे अर्थव्यवस्था और शुल्क किस प्रकार से था। प्राचीन काल में ज्ञान के प्रसार हेतु गुरुओं द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती थी। ज्ञान का प्रसार करना गुरुओं का प्रमुख धार्मिक कर्तव्य था। उस समय शिक्षण कार्य जीविकोपार्जन का साधन नहीं थी। गुरु द्वारा शिक्षा शुल्क लिए जाने पर उसे निम्न माना जाता था और हेय दृष्टि से देखा जाता था। दैट मीन्स उस टाइम पे कोई भी टीचर को कोई फ़ी नहीं मिलता था। वो अगर कोई फ़ी लेते हैं तो उन्हें बहुत ही निम्न दृष्टि से, हेय दृष्टि से देखा जाता था। इसी कारण गुरु अपने पद एवं गरिमा को बनाए रखने हेतु शिक्षार्थियों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेते थे, किसी प्रकार का कोई फ़ी नहीं लेते थे। छात्र को अपना तथा गुरु का पोषण करना पड़ता था। भिक्षावृत्ति के माध्यम से जीवन का निर्वाह किया जाता था। उस समय भिक्षावृत्ति को बुरा नहीं समझा जाता था। प्रत्येक गृहस्थ छात्र को भिक्षा अवश्य देता था। जो भी छात्र कोई भी घर के आगे जब जाते थे भिक्षा मांगने के लिए, तो गृहस्थ आदमी जो होता था वो छात्रों को भिक्षा जरूर देता था, क्योंकि वह जानता था कि उसका पुत्र भी कहीं भिक्षा मांग रहा होगा। क्योंकि हर घर में बच्चे होते, जिनके बच्चे होंगे वो तो सोचेंगे ही ना कि उनके बच्चे भी कहीं गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, हम तो वो भी किसी के यहाँ भिक्षा मांगने गए होंगे, जिससे उनका मतलब पालन पोषण हो सके, वो उनका भोजन हो सके। तो सब लोग भिक्षा दिया करते थे। अब आइए देखते हैं शिक्षा का माध्यम। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षा संस्कृत भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती थी। छात्रों को संस्कृत के श्लोकों का बोल बोलकर अभ्यास कराया जाता था। एंड देन नेक्स्ट है ब्रह्मचर्य। उपनयन संस्कार में ऋषि बालक से पूछता था, कस्य ब्रह्मचारी अस्ति, कस्य ब्रह्मचारी अस्ति, अर्थात क्या तुम ब्रह्मचारी हो। बालक उसका जवाब देता था, भावतः में देता था, अर्थात हाँ। उसके बाद बालक संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करता था। प्रत्येक छात्र को जीवन के विशिष्ट भाग में ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। आचरण की शुद्धता व सात्विकता को प्रमुखता दी जाती थी। अविवाहित छात्रों को ही गुरुकुल में प्रवेश मिलता था, क्योंकि अविवाहित छात्र ही ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। विद्यार्थी 25 वर्ष तक की अवस्था तक सामान्यतः ब्रह्मचारी रहकर गुरु गृह में ही रहता था, यानी गुरुकुल में ही रहता था। शिक्षा कार्य समाप्त करने के उपरांत ही अपने घर आकर वह विवाह करता था और वहीं से उसका गृहस्थ जीवन शुरू होता था। अब आइए देखते हैं हम लोग स्त्री शिक्षा। वैदिक काल में स्त्री शिक्षा को क्या महत्व दिया गया था। प्राचीन काल में पुरुषों के समान ही स्त्रियों की भी शिक्षा ग्रहण करती थी। प्राचीन काल में स्त्रियां भी पुरुषों के समान ही शिक्षा ग्रहण करती थी। इस काल की अनेक विदुषी महिलाओं जैसे घोषा, अपाला, गार्गी, लोममुद्रा आदि नाम के इतिहास में प्रख्यात है। इस युग में पुरुषों के समान ही स्त्रियों का भी उपनयन संस्कार होता था और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कठोरता पूर्वक करना पड़ता था। स्त्रियों को वेदाध्ययन करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। वे वाद विवाद में भाग लेती थी। स्त्रियों को धर्म एवं साहित्य के अतिरिक्त नृत्य, संगीत, ललित कलाओं इत्यादि की भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। अब आइए देखते हैं कि वैदिक काल में गुरु और शिष्य का संबंध किस प्रकार से था। उस युग में गुरु की सेवा शिष्य तन मन धन से करते थे। छात्र गुरु के लिए समस्त श्रद्धा तथा विनय रखते थे। गुरु की सेवा करना उनका धर्म था। उस समय शिष्य अपने आचार्य को देवता के समान, दैट मीन्स आचार्य देवो भव मानते थे। आचार्य ही भगवान है ये मानते थे। गुरु को छात्र का आध्यात्मिक पिता माना जाता था। उस समय गुरु और शिष्य प्रेम का संबंध
तथा पिता और पुत्र की तरह होता था। गुरु अपने शिष्यों को मानस पुत्र और शिष्य अपने गुरुओं को मानस पिता मानते थे। जैसे कि अभी हम लोग बोलते हैं ना, मुंह बोला बेटा या मुंह बोले पिताजी, इस टाइप से मानते थे। गुरु की प्रत्येक आज्ञा का पालन शिष्य बड़े ही अनुराग यानी प्रेम और आदर के साथ करता था। वैदिक काल के शिष्य जब तक गुरुकुल में रहते थे तब तक ही गुरु की आज्ञा पालन नहीं बल्कि जीवन पर्यंत करते थे और उसके एक एक शब्द की लकीर पर चलते थे। दैट मीन्स वहाँ के जो छात्र थे वो सिर्फ जब तक गुरुकुल में है तब तक ही अपने गुरु की बातों को नहीं मानते थे, बल्कि पूरे जीवन गुरु की जो दिखाई हुई रास्ता है, जो बातें हैं, उसी पर चला करते थे। अब आइए देखते हैं हम लोग वैदिक काल की जो शिक्षा थी उसके क्या उद्देश्य थे। वैदिक या प्राचीन शिक्षा के उद्देश्य को हम लोग देखेंगे। तो वैदिक शिक्षा के उद्देश्य या प्राचीन शिक्षा का उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य क्या था? सबसे पहला था धार्मिकता की भावना का विकास करना, ज्ञान का विकास करना, चरित्र निर्माण करना, व्यक्तित्व का विकास करना, व्यावसायिक शिक्षा पर बल देना, संस्कृति, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण तथा प्रचार प्रसार करना, सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास करना, स्वास्थ्य संरक्षण करना और सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम उद्देश्य क्या था? मोक्ष की प्राप्ति करना। अब देखते हैं इस हर टॉपिक को हम लोग, हर पॉइंट को हम लोग थोड़ा डिस्क्राइब भी करते हैं, ठीक है। तो क्या है? धार्मिकता की भावना का विकास करना। उस समय की शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य छात्रों में आध्यात्मिकता की भावना पैदा करना था। वैदिक काल में धर्म को बड़े आदर की दृष्टि से देखा जाता था। ऋषि, महर्षि, पुरोहित आदि लोग शिक्षा का निर्धारण तथा शिक्षा देने का कार्य करते थे। अतएव इस काल की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ईश्वर भक्ति तथा धर्म के नियमों का कठोरता से के साथ पालन करना था। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए विभिन्न संस्कारों की व्यवस्था थी। बालक को नियम पूर्वक दैनिक कार्य करने होते थे। वह विभिन्न धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होता था और संध्या पूजन विधिवत करता था। इस प्रकार गुरुकुल का सारा वातावरण धार्मिक भावनाओं से भरा पूरा होता था। अब आइए देखते हैं ज्ञान का विकास। यह वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। उस समय ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आंख कहा जाता था। यह माना जाता था कि इन दोनों आंखों से तो हमें सिर्फ इस भौतिक जगत का ज्ञान होता है, परंतु वह तीसरा नेत्र हमें सूक्ष्म जगत से परिचित कराता है। अब आइए देखते हैं चरित्र निर्माण, दैट मीन्स कैरेक्टर डेवलपमेंट। वैदिक कालीन शिक्षा का एक और प्रमुख उद्देश्य था बालक का चरित्र निर्माण करना। उस समय एक विद्वान से एक चरित्रवान व्यक्ति उत्तम समझा जाता था। दैट मीन्स अगर एक विद्वान आदमी है वो कैरेक्टरलेस है और एक चरित्रवान आदमी है जो विद्वान नहीं है, उसे कुछ नहीं आता है, फिर भी वो जो चरित्रवान आदमी है वो विद्वान आदमी से ज़्यादा उत्तम समझा जाता था, अच्छा समझा जाता था। गुरुकुल की शिक्षा में चरित्र निर्माण पर अत्यधिक बल दिया जाता था। इस कार्य के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, पाठ्य पुस्तकों में सदाचार के उपदेशों का समावेश, आचार्यों के द्वारा सदाचार के उपदेशों को सुनने, राष्ट्र के महान पुरुषों के आदर्शों और विद्यार्थियों के सामने पुनरावृत्ति की जाती थी तथा छात्रों के चरित्र का निर्माण करने के लिए उपयुक्त वातावरण सृजन किया जाता था। छात्रों के कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए, चरित्र निर्माण करने के लिए एक अच्छा सा वातावरण, उपयुक्त वातावरण का भी निर्माण किया जाता था। अब नेक्स्ट है व्यक्तित्व का विकास करना। बालक के व्यक्तित्व का विकास करना यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना। वैदिक काल की शिक्षा में बालक के व्यक्तित्व निर्माण पर विशेष बल दिया जाता था। व्यक्तित्व में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मसंयम, न्याय, विवेक, कुशल,
वक्ता होना, वाद विवाद करने की योग्यता होना, आदर्श चरित्रवान होना, गुण आदि गुण जो थे वो आवश्यक रूप से समझे जाते थे। इस कार्य के लिए व्यक्ति में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मसंयम, न्याय आदि गुणों का विकास बालकों में किया जाता था तथा समय समय पर गोष्ठियां की जाती थी और उनमें भाषण देने का अवसर दिया जाता था। ये सब जो गुण बालकों में लाए जाते थे, इनका केवल सैद्धांतिक पक्ष ही महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि क्रियात्मक पक्ष भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब आइए देखते हैं, नेक्स्ट है व्यावसायिक शिक्षा पर बल देना। वैदिक कालीन शिक्षा में केवल पुस्तकीय ही नहीं था, अर्थात इस शिक्षा द्वारा बालक का केवल आध्यात्मिक विकास ही नहीं किया जाता था, बल्कि आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ उसके वर्तमान जीवन पर भी ध्यान दिया जाता था। बालकों के जीवन में काम आने वाली शिक्षा प्रदान की जाती थी, इसलिए उन्हें व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती थी। सैद्धांतिक शिक्षा के साथ ही साथ क्रियात्मक शिक्षा पर भी बल दिया जाता था। डॉक्टर अल्तेकर ने लिखा है, वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य अनेक विषयों का साधारण ज्ञान प्रदान करना नहीं था, बल्कि उसका आदर्श विभिन्न क्षेत्रों में दक्ष बना देना था। एंड देन नेक्स्ट है राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रचार प्रसार करना। जो राष्ट्रीय की संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार करना और उसको संरक्षण करना, ये भी उसका मुख्य उद्देश्य था। वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्यों में से भारतीय संस्कृति का संरक्षण तथा प्रचार प्रसार करना भी एक उद्देश्य था। छात्रों को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी कि वे अपनी साहित्यिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक परंपरा का संरक्षण कर सके। बहुत से छात्र गृहस्थ जीवन को त्याग कर भ्रमण किया करते थे। उस समय वे अपनी संस्कृति का प्रचार करते थे तथा अपने ज्ञान का जगह जगह लोगों को बांटा करते थे। देन नेक्स्ट है सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास करना। वैदिक शिक्षा मनुष्य की ही नहीं बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व विकास की संकल्पना से संबंधित थी। इसलिए व्यक्ति की आवश्यकता, इच्छा, योग्यता एवं पुरुषार्थ के अनुरूप विधाओं का समावेश किया जाता था। सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास के लिए शिक्षा को चित्तवृत्ति विनिरोध का कठोर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था, क्योंकि जीवन के किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य को अपनी गतिशील चित्त, मन तथा कार्यों पर अंकुश रखना आवश्यक है। इसके अलावा उचित शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, चारित्रिक शिक्षा की भी व्यवस्था की गई थी, जिससे एक बालक का सर्वांगीण विकास हो सके, उसके सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास हो सके। देन नेक्स्ट है स्वास्थ्य शिक्षा, यानी स्वास्थ्य का संरक्षण करना। वैदिक कालीन शिक्षा के अनुसार जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति था। मोक्ष प्राप्ति हेतु पहली आवश्यकता स्वस्थ शरीर तथा स्वस्थ मन होता था। छात्रों को उचित आहार दिया जाता था। छात्रों को स्वच्छ रहने के दिशा निर्देश दिए जाते थे। छात्र सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठाया करते थे तथा व्यायाम आदि किया करते थे, एक्सरसाइज भी करते थे तथा दिन में नियमित दिनचर्या का पालन किया करते थे। अब राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में वैदिक शिक्षा का क्या योगदान है, या हम लोग कह सकते हैं वैदिक शिक्षा का क्या गुण होता है, इसे देखेंगे हम लोग। तो आइए अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में वैदिक शिक्षा का क्या क्या योगदान है और वैदिक शिक्षा के क्या गुण हैं। तो सबसे पहला है हमारा आध्यात्मिकता, चरित्र निर्माण, राष्ट्र प्रेम, गुरु शिष्य संबंध, शिक्षण संस्थान का स्थान, सरल छात्र जीवन। अभी हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है, अभी हम लोगों ने अभी तुरंत ही जस्ट पढ़ा, इस सभी को डिस्क्राइब किया है। आप वहाँ से भी पॉइंट को आगे लिख सकते हैं या ये पॉइंट लिख के भी छोड़ सकते हैं।
एंड देन नेक्स्ट है स्त्री शिक्षा, छात्र के सर्वांगीण विकास पर बल, जीविकोपार्जन की शिक्षा, शिक्षण अवधि, निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य संरक्षण। ये सभी गुण को अभी हम लोगों ने विस्तार से देखा। अब है वैदिक कालीन शिक्षा के दोष। अब वैदिक कालीन शिक्षा के कुछ जो थे, क्या क्या थे, कुछ दोष भी थे। अब आइए हम लोग देखते हैं वैदिक कालीन शिक्षा के क्या क्या दोष थे। तो वैदिक कालीन शिक्षा का पहला दोष था आध्यात्मिक ज्ञान पर अधिक बल। जो वैदिक कालीन शिक्षा था वो आध्यात्मिक ज्ञान को ज्यादा ही विशेष महत्व देता था। दंड की व्यवस्था थी, कठोर अनुशासन था वहां पर, शिक्षण संस्थान घर से दूर हुआ करते थे, शिक्षा का केंद्रीयकरण न होना, शिक्षा राजा के उत्तरदायित्व न होना। देन नेक्स्ट है उसमें वित्तीय व्यवस्था नहीं की गई थी, छात्रों को भिक्षाटन करके अपना भोजन करना पड़ता था। शिक्षण विधियां, परीक्षाएं तथा उपाधियां नहीं, किसी प्रकार का कोई परीक्षा नहीं होता था और कोई अलग से कोई उपाधि नहीं दिया जाता था, होता ना कोई डिग्री, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। भिक्षाटन, कठोर जीवन कर्तव्य, शूद्रों की शिक्षा नहीं थी। उस समय जो था वो ब्राह्मण जो थे वो विशेष छात्र को ही शिक्षा देते थे। उस टाइप पे शूद्रों की शिक्षा नहीं थी। अब आइए देखते हैं वैदिक कालीन शिक्षा का निष्कर्ष। वैदिक कालीन शिक्षा का क्या निष्कर्ष हो सकता है, आइए हम लोग देखते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा का निष्कर्ष है कि इस समय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान और जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझना था। शिक्षा मुख्यतः गुरुकुल प्रणाली के माध्यम से इम्पोर्ट की जाती थी, यानी दे दी जाती थी, जहां शिष्य अपने गुरु के मार्गदर्शन में रहते थे। गुरुकुल प्रणाली थी वहां पे, जहां पे शिक्षा का स्थान घर से बाहर गुरु के आश्रम में होता था। यहाँ शिष्य ज्ञान, संस्कृति, नैतिक मूल्यों को सीखते थे। विषय और अध्ययन, शिक्षा में वेद, उपनिषद, व्याकरण, गणित, चिकित्सा और कला जैसे विषय शामिल थे। आध्यात्मिकता, शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य आत्मा का ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति थी। वहाँ का जो संस्कृति और नैतिकता थी, शिक्षा ने संस्कार, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व पर जोर दिया, जो व्यक्ति को समाज में एक जिम्मेदार नागरिक बनाता था। समानता, शिक्षा का लाभ सभी वर्गों के लोगों को दिया जाता था, हालांकि समाज में जातिगत भेदभाव के कारण कुछ सीमाएं भी थी। वैदिक काल की शिक्षा प्रणाली ने न केवल ज्ञान का प्रसार किया, बल्कि भारतीय संस्कृति और मूल्यों को भी मजबूती प्रदान की। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वैदिक कालीन शिक्षा, वो समाप्त होता है।